हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग लेक्चरों की सीरीज़ में क्लास 12th का चैप्टर प्रकाश के बारे में बात करेंगे। अब चूँकि प्रकाश एक बहुत बड़ा चैप्टर है तो हम लोग बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि प्रकाश अब जैसे प्रकाश में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक ज्यामितीय प्रकाश है, फिर एक वेव ऑप्टिक्स है, तरंग प्रकाशिकी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में सीखनी है। तो बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, छोटे छोटे ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर आप बनाते हैं 25-25 30 मिनट के, लेकिन बहुत सारे लेक्चर्स होंगे। तो आप अगर सारे लेक्चर्स अच्छे से देखोगे समझोगे तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें प्रकाश के बारे में समझ में आएंगी, सवाल लगाने में आसानी होगी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम और आपके कंडीशंस के लिए भी वो चीज़ें काफ़ी कुछ आसान होगा। बीच बीच में हम लोग सवालों की बात भी करेंगे, तो एक एक करके हम लोग को समझना है। आज तो हम लोग प्रकाश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट, प्रकाश क्या है समझना अच्छे से। प्रकाश यानी लाइट। तो जब भी बात प्रकाश की होती है तो प्रकाश है क्या, लाइट क्या है, पहले क्वेश्चन यही होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि जैसे सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश कैसे चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं। सीधी रेखा में चलते हैं। सीधी रेखा में चलते हैं क्या मतलब, हमको तो दिखता नहीं सर, सन से जो रेज आ रही है वो तो फैल रही है हर तरफ, वो कैसे आप कह रहे हो सर सीधी रेखा में चलते हैं। ये हम इस बिना पर कह सकते हैं कि जैसे यहाँ से लाइट आ रही है और हम ऐसे मार कर लाए तो आपको इसकी परछाई दिख रही होगी पीछे। तो अगर परछाई दिख रही है इसका मतलब ये ऐसा तभी हो सकता है जब जो लाइट इसमें से गुजरे वो बिना मुड़े ऐसे जाके टकरा जाए, जो लाइट यहाँ से गुजरे वो बिना मुड़े ऐसे जाके टकरा जाए, जो लाइट यहाँ से जाए वो बिना मुड़े इस पे जाके टकरा जाए। तो इसका जो शेप है वो पूरा का पूरा शेप उभर के यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हम ये कैसा मान सकते हैं कि अगर प्रकाश टेढ़ा चल रहा होता तो यहाँ से प्रकाश ऐसे अपने रास्ते से मुड़ जाता, टेढ़ा चल रहा होता तो प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि प्रकाश कैसे ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में ट्रैवल करते हैं। तो इन जब प्रकाश को सीधी रेखा में चलते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, रेज, लाइट रे, लाइट रेज, लाइट रेज। समझ में आया? तो इसको हम जो भी प्रकाश रेज को हम दिखाएंगे वो इस तरह से दिखाएंगे। लेकिन यही चीज़ जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, तो विवर्तन चैप्टर है या और भी चैप्टर, तो उसमें देखेंगे प्रकाश कहीं शार्प जहाँ होते हैं वहाँ पे अपने रास्ते से मुड़ते भी हैं। हाँ, तो प्रकाश मुड़ते हैं, लेकिन ये जब कहीं बहुत शार्प एड्ज होगा वहाँ मुड़ेंगे। हर जगह मतलब अगर यहाँ पे देखें तो ये बहुत शार्प नहीं है तो यहाँ पे हमको ऐसा जल्दी होते हुए नहीं दिखता। इसे जनरल वे में, नॉर्मल वेज में हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब हम लोग वेव ऑफ प्रकाशिकी पढ़ेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि प्रकाश क्या है, एक किरण है जो कि सीधी रेखा में चलता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है, वेव है, तरंग है। ये माना किसने, ये बताया, हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे हाइगेंस का प्रिंसिपल, उसमें हाइगेंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि प्रकाश जो है वो एक वेव्स है, एक तरंग है। तरंग अगर है प्रकाश तो अब क्वेश्चन उठता है कि किस प्रकार की तरंग है। तो इसमें एक ये हो गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब पढ़ना है हम लोगों को। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। क्योंकि तरंग दो प्रकार की होती हैं, एक होती है, हम लोग पढ़े होंगे वेव चैप्टर में क्लास 11th में, कि एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, एक होती है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे उन्हें कहते हैं, एक मैकेनिकल वेव उन्हें कहते हैं जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी मीडियम यानी किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी, ये सब। जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती उनको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और चूंकि प्रकाश सन से आ रहा है अगर, और सन और अर्थ के बहुत सारे, मतलब इतने में तो हवा है लेकिन बहुत सारे जगह पर कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, निर्वात है,
तब भी प्रकाश अगर ट्रैवल करके अर्थ तक आ रहा है, इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती तो प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाता। इसका मतलब चूंकि प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंच रहा है, रोशनी पहुंच रही है, इसका मतलब प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब चूंकि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो हम ये कहते हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी तरंगें होती है? दो प्रकार की तरंगें होती है। एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग, है ना, इसको बोलते क्या इंग्लिश में? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव, वो अपने एक जगह पे रह के आगे पीछे ट्रैवल करती, आगे जा रही है उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करती हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? ऊपर नीचे तरंग कंपन करती है और आगे जा रही होती है। तो इसका मतलब चूंकि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये एक चैप्टर है ध्रुवण, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। वास्तव में हाइगेंस ने ऐसा नहीं माना था, लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि प्रकाश कैसी तरंग है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। और कैसी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होने की, इसको मिटा दे रहे, विद्युत चुम्बकीय तरंग होने का क्या मतलब है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होने का मतलब है कि प्रकाश जो चल रहा है, प्रकाश जो चल रहा है उसमें EM यानी इलेक्ट्रिक और M मतलब मैग्नेटिक, दोनों के कंपन कर रहे हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कंपन कर रहे हैं। और चलते कैसे हैं थोड़ा आप देख लो कि जैसे मान लो अगर लाइट रेस इधर जा रही है, मतलब अगर प्रकाश इस दिशा में जा रहा है v वेग से, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, निर्वात में इतने तेज ट्रैवल करता है लाइट, तो इसमें जो E वेक्टर है वो इस दिशा में जाएगा और B वेक्टर जो है वो इस दिशा में जाएगा। यानी E इधर कंपन कर रहा है और B इधर कंपन कर रहा है और ये ऐसे ऐसे चल रहा है। ये आप ऐसे बना सकते हो समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे कंपन कर रहे हैं ऊपर नीचे, है ना, ऐसे ही तो होता है। और मैग्नेटिक वेक्टर ऐसे, ऐसे, ये इधर, इनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, समझे? ये E को दिखा रहे हैं और ये B को, और चल किधर रही है तरंग? इधर आगे की तरफ चल रही है v वेग से। इस प्रकार की तरंग होती है लाइट जो हमको दिखती है। किसने बताया था कि लाइट एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है? एक हमारे साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था लगभग 19वीं शताब्दी में कि प्रकाश एक कैसी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। और ये जो बात बताई थी कि ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट बुक में, लास्ट चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो वो हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें एक रिलेशन होता है, वो आपको याद रखना है, वो काम आएगा आगे फॉर्मूले में, सवालों में, कि अगर कोई तरंग है, कोई भी तरंग के लिए कॉन्सेप्ट आता है, ये हम लोग 11 में भी पढ़े कि मान लो तरंग ऐसे चल रही है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको डिफाइन होनी चाहिए, जैसे क्या क्या? तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? वेवलेंथ। वेवलेंथ को दिखाते किससे हैं? आपको सब पता है, लैम्डा से, है ना। और क्या होती है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को F से या कहीं कहीं N से भी दिखा देते हैं। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड T से, और V वेग है। V क्या है? वेग है किसका? प्रकाश, ये किसी भी तरंग का वेग। यहाँ पे प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश। अब मान लो अगर प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, किसने वेग से? V वेग से। तो यहाँ से तरंग लैम्डा क्या होता है? एक कंपन में चली गई दूरी, एक कंपन में चली गई दूरी ये हुई, कितना हो गया? कितनी दूरी चल रहा है? लैम्डा के बराबर। एक कंपन में चली गई दूरी को लैम्डा कहते हैं। हाँ सर, बात तो सही है। एक कंपन में लगे समय को टाइम पीरियड कहते हैं।
अच्छा, टाइम पीरियड और आवृत्ति में क्या रिलेशन होता है? t=1/f, है ना, आवृत्ति और समय आवर्तकाल में। तो अगर हम यहाँ से करें तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय, जो भी लिख रहा हूँ। वेग यहाँ पे क्या है? v। दूरी कितनी चल रहा है? लैम्डा। समय लैम्डा चलने में कितना टाइम लगा रहा है? टाइम पीरियड के बराबर। तो 1/t क्या होगा? जैसे f1/t=1/f, तो f=1/t। तो यहाँ से 1/t क्या हो, जैसे लैम्डा इंटू 1/t भी लिख सकते हो। और 1/t क्या होगा? 1/t होगा n, तो इसको आप n लैम्डा भी लिख सकते हो या f लैम्डा भी लिख सकते हो। एक रिलेशन आता है v=f लैम्डा, यानी वेलोसिटी जो होगी किसी भी प्रकाश की, वो उसकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। समझ में आ गई? डाल दें इसको, नोट जरूर कर लेना आप सब लोग। इसके बाद है कि जो प्रकाश है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, प्रॉपर्टी ये क्या है, जैसे कि प्रकाश जो है वो किसको हम प्रकाश कहते हैं? लाइट हम किसे कहते हैं? तो लाइट में जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे किसे कहते हैं मित्रों? इसमें जैसे VIB, GYOR, विबग्योर। विबग्योर का मतलब V से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इससे आगे जाएंगे तो इसमें आती है इंफ्रारेड, नाम से है, रेड के बाद है तो इंफ्रारेड, इसको हिंदी में कहते हैं औरक्त तरंगे। उसके और आगे जाएंगे तो माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, ये सब आगे जैसे जाते जाएंगे। इसके इधर जाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी तरंगे। इसके और इधर जाएंगे तो फिर गामा रे, एक्स रे, है ना, ये सब आती है। इसमें जिसको हम प्रकाश कहते हैं, जिसको हमारी आंखें देख सकती हैं, वो ये है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के इस पार्ट को ही हम लाइट यानी प्रकाश कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब विबग्योर को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश। बाकी ये सब अलग अलग तरंगे हैं। तो जो लाइट का पार्ट है, जिसके लिए हमारी आंखें संवेदी हैं, जिसको हमारी आंखें देख सकती हैं, वो है विबग्योर। जैसे जैसे हम इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी। मतलब इधर से इधर बढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य माइक्रोवेव की है, सबसे कम आवृत्ति माइक्रोवेव की है। ऐसी तरह से विबग्योर में अगर हम लोग देखें तो विबग्योर में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेड की है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वायलेट की है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वायलेट की है। इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है लगभग, हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, 7500 एंगस्ट्रॉन, और इसकी जो होती है वो लगभग 3500 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब है जो लाइट रे है वो 3500 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। यानी जैसे ही हम 7500 एंगस्ट्रॉन के आगे जाते हैं तो हमें लाइट दिखना बंद हो जाती है, यानी वो इंफ्रारेड औरक तरंगों में आ जाती है। इंफ्रारेड तरंगे आप उसे कह सकते हो, जैसे हमारी बॉडी अभी जैसे गर्म है, जो भी टेम्परेचर है उसके कारण भी रेडिएशन, आप एक चैप्टर पढ़े होंगे, विकिरण होता है। तो जो विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, वो बॉडी के टेम्परेचर के कारण होता है। वो जो वेवलेंथ है वो औरक रेंज में आती है, जो हमको दिखाई नहीं देती। बहुत से ग्लासेस होते हैं वो औरक रेंज के बनाए जाते हैं ताकि अंधेरे में भी किसी चीज़ को देखा जा सके। क्यों? क्योंकि अंधेरे में भी औरक तरंगें लगातार निकलती रहती हैं, लाइट नहीं होती, इसलिए हमको नॉर्मली कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, लेकिन औरक तरंगें बॉडी से हमेशा निकलती रहती हैं। अब किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो देखने का दो कारण हो सकता है। किसी भी चीज़ को देखने का दो कारण हो सकता है। एक तो कारण होता है रिफ्लेक्शन और एक कारण होता है
विकिरण, विकिरण यानी रेडिएशन, और रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। जैसे नॉर्मली जो हम अपने आसपास आप हमको देख रहे हो, हमको जैसे अब ये कलर है, आपको ये जैसे रेड दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका कारण ये है कि लाइट हमारे पास गिर रही है, सारे रंग एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, सिर्फ रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब इतना जो पार्ट है, इस पार्ट में कौन सी लाइट गिर रही है? वाइट लाइट, वाइट, अच्छा हाँ, विबग्योर के इस पूरे मिश्रण को, विबग्योर के इस पूरे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? वाइट लाइट। जैसे सन से जो रेज आती है उसे हम लोग श्वेत प्रकाश या वाइट लाइट कहते हैं। तो जब वाइट लाइट गिर रही है तो इसमें सभी रंग आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये रेड दिख रहा है इसका मतलब और सारे रंग एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, अवशोषित हो जा रहे हैं, सिर्फ रेड रंग जो है वो वहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रहा है। तो हमें जो आसपास दिखती है चीज़ें वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन दिखते हैं। क्या तो सर विकिरण तब कैसे दिखता है? कभी आपने जैसे देखा हो, लोहे को अगर आप गर्म करो, खूब गर्म करो तो लाल लाल दिखने लगता है। तो क्या बताओ सर, अंधेरा कर दे तो दिखेगा सर? क्या वो खूब अधिक ताप पर गर्म लोहे को देख सकेंगे क्या? हाँ बिल्कुल देख सकेंगे। अगर हम खूब लोहे को खूब गर्म कर दें तो जो लाल रंग दिखेगा वो क्या अंधेरे में भी दिखेगा? हाँ दिखेगा। क्या हम सब दिखेंगे? क्या ये रेड दिखेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब लाइट इस पर पड़ नहीं रही तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि लोहे में से विकिरण हो रहा है, विकिरण का मतलब ये है बॉडी के अंदर से अगर रे आ रही है तो उसे हम लोग विकिरण कहते हैं। ठीक है। तो हमें दिखता दोनों प्रकार से है, रिफ्लेक्शन के कारण। तो बेसिकली हम लोग को कोई भी चीज़ जो दिखती है वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखती है ना? मुख्य रूप से हर चीज़ हमको रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखती है। ठीक है। तो ये जो पूरी बात हो गई वो प्रकाश पे हो गई। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। विबग्योर में जो रेंज है वो हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव है, संवेदी है, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। रेड, येलो, वाइट, ग्रीन, ब्लैक। ब्लैक का मतलब जब कहाँ इन सातों रंग ना पड़े, सातों रंग हमारी आंख पर ना गिरे तो वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो 3500 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन है। और जो लाइट की रे का फॉर्मूला होता है V = F लैम्डा होता है। आज समझ में आ गई। इसके बाद अब हम लोग आते हैं प्रकाश के बारे में। जितना हम लोगों ने सीखा, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये हम सब जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं अभिलंब क्या है। ये टर्म आपको समझ में आना चाहिए। अभिलंब को इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। अभिलंब क्या? अभिलंब मतलब होता है किसी दिए गए पृष्ठ पर, किसी दिए गए पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा, किसी दिए गए पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा ही अभिलंब कहलाती है। ये तो सर इसमें क्या है? ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर सर ये हमारा एक तल है, ये तल है सर, इसमें अभी हम इस तल पे अगर इस पृष्ठ पर अगर अभिलंब खींचना है तो ये अभिलंब हो गया सर। यहाँ बताओ सर ये हो गया, यहाँ बताओ सर ये हो गया अभिलंब, यहाँ बताओ ये हो गया अभिलंब। इसका मतलब अगर कोई प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस पर अगर अभिलंब खींचना है तो इस पे इस दिशा में होगा, इससे ये 90 डिग्री। यहाँ पे अभिलंब खींचना है तो ये इसके साथ ये 90 डिग्री। यानी पृष्ठ पर खींचा गया लंब, पृष्ठ पर खींची गई लंब रेखा ही अभिलंब है।
तो सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर हमें कहीं भी किसी भी तल पर अभिलंब खींचना होगा तो हम खींच लेंगे सर। अब हमने कहा नहीं, अब बताओ बच्चों कि अगर कोई वक्र है तो पृष्ठ कैसा अगर हो, सरफेस कैसा हो, वक्र पृष्ठ हो तो, घुमावदार पृष्ठ हो तो, जैसे अगर हम इस पृष्ठ को ऐसे घुमा दें, अब तो ये घूम गया, तो अगर ये घूम गया, अब बताओ सर इस पे क्या होगा अभिलंब। तो अगर कोई पृष्ठ घुमावदार है, ऐसा है, तो हम आपसे क्या बताओ इस पर अभिलंब क्या होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर वृत्ताकार सरफेस है, गोला है, कैसा है, अगर गोला सरफेस है, एक मिनट, अगर पृष्ठ गोलीय है, कैसा है, अभी समझते हैं, गोलीय पृष्ठ है, अगर स्फेरिकल सरफेस है, अगर सरफेस स्फेरिकल है, जैसे अगर मान लो हम कहें कि ऐसा कोई स्फीयर बन रहा है, गोला बन रहा है, ठीक है, तो इस पे अभिलंब कैसे खींचोगे। तो ये किसी भी गोले पर अभिलंब खींचना इसलिए आसान होता है क्योंकि हम जानते हैं कि गोले के केंद्र से खींची गई त्रिज्या गोले पर खींची गई इस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री बनाती है, ये हमें पता है। इसका मतलब है कि अगर हमें गोले के किसी भी पॉइंट पर अभिलंब खींचना है तो अभिलंब सदैव, बहुत काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये आगे के डेरिवेशन में मैं डायरेक्ट बोलूँगा, अभिलंब खींचो बेटा, तो आप कहोगे सर कैसे खींचें, तो मैं कहूँगा जो अभिलंब है ना वो वक्रता केंद्र से जाएगा। कहोगे सर ये वक्रता केंद्र से क्यों जा रहा है अभिलंब, भाई सीधी सी बात है, वो जो वक्र है उसका गोला है, उसका केंद्र भी वक्रता केंद्र है, तो वैसी बात है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर इस पॉइंट पर अभिलंब खींचना है हमको, तो हमें पता है कि इस पे अभिलंब सिंपल, आपको बताओ इस पे मान लो हम कहें कि ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, अब अभिलंब खींचना है, तो अभिलंब कैसे खींचोगे, बस आपको एक ऐसी रेखा खींच देनी जो कहाँ से होकर के जाए, सेंटर से, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये अभिलंब। अभिलंब पता करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रकाश का, मतलब बच्चे अगर सही से अभिलंब नहीं खींच पाएंगे तो बहुत कुछ, जैसे आपतन कोण, अभिलंब परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण भी पता नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको अभिलंब खींचना आना चाहिए। तो पहला मैंने क्या सिखाया भाई, अगर सरफेस प्लेन सरफेस है तो उस पर तो आराम से अभिलंब खींच लोगे, अगर सरफेस इस तरह का कोई है जो गोलाकार सरफेस है तो उस पर जो अभिलंब होगा वो हमेशा कहाँ से जाएगा, उसके सेंटर से जाएगा, है ना। अब अगर मैं मिटा रहा हूँ इसको, अगर कोई वक्राकार सरफेस है तो आपको करना क्या है अभिलंब खींचने के लिए, सिंपल सी बात आप समझो कि कोई भी सरफेस हो, इसके मान लो हम आपसे क्या बताओ इस पॉइंट पर क्या इधर अभिलंब इधर होगा। अब अभिलंब कंफ्यूजन हो सकता है आपको बनाने में, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, एक आइडिया लगा कि बना भी सकता है इंसान, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं बना सकता। एकदम परफेक्ट समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इस पॉइंट से जाता हुआ एक स्पर्श तल खींचेंगे, तो अगर इसके अभिलंब इस पर खींचना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से गुजरता हुआ पहले एक स्पर्श तल खींच लेंगे जो इसको क्या करते जा रहा है, ऐसे टच करते हुए जा रहा होगा, समझ में आ रहा है। और जब हमको स्पर्श तल मिल गया, अब हमको तल मिल गया, इस पे अभिलंब खींचना, तो ऐसे इस पे खींच लेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा इस तल से, तो इस तरह से हम अभिलंब खींचेंगे। अगर कोई क्या है, जैसे मैं आप समझाता हूँ कि जैसे अगर ऐसा कोई तल है तो हमें अगर इस पे अभिलंब खींचना है तो इस पॉइंट पर खींच, जैसे मान लो हमें अगर इस पॉइंट पर खींचना है तो इस पॉइंट पर खींचने के लिए हम इस पे गुजरता हो स्पर्श तल ऐसे खींच लिया, अब तल हमको मिल गया, अभिलंब खींच लेंगे ऐसे। बात समझ में आ रही। तो जिस भी किसी पॉइंट पर अगर हमें अभिलंब खींचना होगा तो अभिलंब हम खींचेंगे कैसे, अच्छा यही सेम कॉन्सेप्ट अपवर्तन कॉन्सेप्ट अपवर्तन में भी लगेगा, इसलिए आपको अच्छे से सीख लेना है कि किसी भी तल पर अभिलंब खींचने के लिए उस पॉइंट पर क्या खींचनी, पहले आपको स्पर्श तल खींचना है। स्पर्श तल यहाँ भी हो सकता था, जैसे ये भी, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे स्पर्श तल गुजरता है ना, जो इसको वृत्त के गोले के इस पॉइंट पर क्या करता है, टच करता, तो वो अभिलंब 90 डिग्री होकर जाता उससे।
बात समझ में आ रही? तो इस तरह से हम क्या खींचेंगे अभिलंब, आई होप समझ में आया होगा इस पर अभिलंब खींचा कैसे जाता है। तो अभिलंब क्या है समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं परावर्तन का जो पहला नियम है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, वो क्या है। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आपतित किरण, फर्स्ट नियम क्या कहता है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे और अभिलंब, अभिलंब यानी नॉर्मल तथा परावर्तित किरण, सॉरी, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख लेना डेफिनेशन, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब क्या करेंगे बताओ। अब अभिलंब कैसे खींच, अब हम नॉर्मल से खींचते हैं। जैसे मान लो अगर कोई ऐसा तल है, जैसे दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं एक्चुअल में, जैसे ऐसे पर ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है ऐसा पूरा, समझ में आ रहा है। और यहाँ इस पॉइंट पे मान कर चलो हमने एक अभिलंब खींचा, या अभिलंब खींच लिया, ये इंसिडेंट रे है, अरे यार ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और आपतित किरण अभिलंब के साथ, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण, आई इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये ऐसे परावर्तित होता है, ये है परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल बनेगा ये अभिलंब परावर्तित किरण के साथ रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पूरा फिगर है। तो कहना क्या चाह रहा है, पहला नियम ये कहना चाह रहा है कि आपतित किरण, ये किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे अगर ये कोई तल है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है ना, और साथ में ये नॉर्मल, ये तीनों शिट यार, ऐसे तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये तल क्या है, ये कंफ्यूजन मत रखना, ये वाला तल नहीं है, ये तल की बात नहीं कर, तीनों एक ही तल का मतलब वो तो बिंदु होता। कंफ्यूजन बच्चे कहाँ पाल लेते हैं मैं आपको बताऊं, सोचते हैं कि ये तल तो वो सरफेस है, ये वाला तल नहीं, ये तो तल किसी बिंदु पे जा रहा है। तल कौन सा, जो बोल्ड है, आप इसमें ये बोल्ड कह सकते हो, ये तल कौन सा है, बोल्ड वाला, जो ये इस तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो तल है, तल कौन सा, जो बोल्ड है, यानी जो ये जैसे अगर ये सरफेस प्लेन सरफेस है तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये तल मतलब जो दिख नहीं रहा है, काल्पनिक तल है ना। अच्छा, ये काल्पनिक तल कहने का क्या मतलब है, इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे आपतित किरण ऐसे आए और अब इससे टकरा के ऐसे चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसका रास्ता डिसाइड है, किधर से जाएगा, जिधर से ये और ये मिलके तल बनाएंगे। कभी भी आपको एक सिंगल प्लेन खींचना हो तो आप कितने लाइन की ज़रूरत है, कम से कम 2 लाइन की ज़रूरत है। आप ऐसे समझो, अगर हमें इसके बारे में नहीं भी पता होता
तो भी हम ये इस नियम से कह सकते थे कि वो बोर्ड के ही तल से जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता था कि ये रे ऐसे आती और ऐसे चली जाती या अंदर से चली जाती। नियम समझ रहे हो? नियम एक्चुअल में किस चीज के बारे में बता रहा है? ये बता रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे किधर से जाएगी। ये नियम है ना, तो नियम कुछ तो बताएगा किसी चीज के बारे में। नियम ये बता रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण किधर से जाएगी, ये बता रहा है। किधर से जाएगी, किधर से जाएगी? आप बताओ, आंसर बताओ। आंसर ये है सर, जो आपतित किरण और अभिलंब मिलके जो तल बनाएंगे वो तल से होकर जाएगी। अच्छा, तल कैसे बनाएंगे, क्या मतलब सर? तल का मतलब ये है कि मान लो अगर जैसे ये इंसिडेंट रे है और ये अभिलंब हमने खींचा तो ये तल बना, तो इस तल का मतलब है रिफ्लेक्टर रे इसी तल से जाएगा। इसी तरह से मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, दिख रहा है? ऐसे ऐसे और ऐसे बना दिया, बनाने में मान लो ऐसे करके ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये तल ऐसे बना दिया, तो ये तल ऐसे बना दिया, तो ये तल, यानी ये दोनों मिलके जो तल बनाएंगे उसी तल से रिफ्लेक्टर रे भी जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो, हाँ, तो इसके बाद दूसरा लॉ क्या है, इसी में लिख देते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण यानी आई, ऐसे ना लिखो, आई बराबर होगा परावर्तन कोण के, आर के। यानी आई जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, आर के। तो दैट इज द लॉ कि हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा अगर परावर्तन के नियम का पालन कर रहा है रे तो। सो ये दो नियम है प्रकाश के, परावर्तन के। इसी नियम का पालन करके कोई भी रे बनती है, कोई भी रे जाती है। हटा दे। तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से, इसमें कोई बहुत कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है ना? अगर बात हम करें समतल दर्पण की, हम पहले बात करते हैं समतल दर्पण के, आगे फिर उसको थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा उसी के साथ। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की क्या क्या बातें आपको पता है, थोड़ा सा आप समझ लो। प्लेन मिरर नॉर्मल जो घरों में हम मिरर यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर होता है। गाड़ियों के जो रियर वाले होते हैं, जो बगल में हम लोग पीछे देखने के लिए यूज़ करते हैं, वो प्लेन मिरर नहीं होता। प्लेन मिरर नॉर्मली जो हम लोग शीशा देखते हैं घरों में, जो बड़े बड़े शीशे होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं। प्लेन मिरर जो होगा वो एकदम सपाट होगा, एकदम सीधा होगा, ऐसा। इसके एक तरफ कलई कर दी जाएगी, दूसरी तरफ से हमें चेहरा दिखाई देगा, दूसरी तरफ से हमें चेहरा दिखाई देगा। तो ऐसा प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर को हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या, अभी आगे पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्यों अनंत होती है, वहाँ पे हम लोग जब गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो उसको हम बोल देंगे, लेकिन आप अभी ऐसे समझो क्योंकि ये पूरा सरफेस प्लेन है तो इसकी त्रिज्या कहीं भी मुड़ नहीं रही है, तो इसका जो आर होगा वो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ कि इमेज का बनना क्या होता है, प्रतिबिंब का बनना क्या होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इमेज का बनना कैसे समझोगे आप, समझो अच्छे से कि मान लो, सपोज करो कि आपका एक दर्पण ऐसे रखा है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ से जाएगा, कैसे दिखेगा, उस मिरर में कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा? तो आप ऐसे समझो, इस पे रे तो कई सारी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट
से रेज टकरा के कई डायरेक्शन में जाएंगे, एक तो सीधा सीधा जाके इसी से वापस आ जाएगा। अच्छा वापस क्यों आएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे गिर रहा है। अगर लंबवत गिर रहा है तो उसी रास्ते से फिर वो वापस आ जाएगा ऐसे। अगर कोई रे इधर जा रही है, अब ध्यान से समझना, इधर जा रही है, तो अब बताओ वो किधर से होके जाएगी। तो आप कहोगे सर इस पर अगर हम ऐसे अभिलंब खींच लें, है ना, ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब को हम बार बार एन से दिखा देंगे, एन मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो अभिलंब है, और ये कौन सी रे है, ये आपतित किरण है। ये जो कोण बनेगा वो आपतन कोण आई बनेगा। यहाँ से रे जो आर, हमने अभी पढ़ा आई जो है वो आर के बराबर होता है, तो यहाँ से जो रे जाएगी वो ऐसे चली जाएगी और ये आर होगा। समझ में आ रहा है। अब अगर हम जो, अब सोचो ये तो दोनों आपतित प्रकाश थे और ये वापस आ रहे हैं, तो जो इधर जा रहा है इसको अगर हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएं, है ना, और ये जो वापस आ रहा है इसको अगर हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएं, दोनों जहां कट करेंगे यही हमारा इमेज फॉर्म होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहां से ये क्या है, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। इसको क्या बोलेंगे, इमेज यानी प्रतिबिंब। तो इसको हम लोग कई बार ओ से दिखा देते हैं और इसको आई से दिखा देते हैं। आई का मतलब इमेज, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की दर्पण से दूरी को हम बोलेंगे यू से। यू क्या है, वस्तु की दूरी। यू क्या है, वस्तु की दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की। इसको हम लोग वी से दिखाते हैं, स्मॉल वी से, और इसको हम लोग यू से दिखाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है वो वी है और वस्तु की दूरी जो है वो यू है। बात समझ में आ रही है। अब चूंकि क्या ये रे जो जैसे एक रे ऐसे गया ऐसे चला गया, एक रे ऐसे चला गया ऐसे चला गया, अगर हम इस जाती हुई रे को पीछे की तरफ बढ़ाते जाएं तो इधर चला जाएगा, ये इसको बढ़ाते चले जाए तो इधर चला जाएगा। क्या ये कहीं टकराएगा? इसका मतलब इसका वास्तव में तो ये दोनों रे कहीं टकरा नहीं रहे, लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमको दिखेगा कि ये रे और ये रे यहाँ टकराती हुई प्रतीत हो रही है, टकराती हुई प्रतीत हो रही है। तो अगर टकराती हुई प्रतीत हो रही है तो इसका मतलब ये, अब इमेज दो प्रकार के बनते हैं, आप समझना अच्छे से। इमेज कितने प्रकार के बनते हैं? दो, मतलब हर जगह कितने प्रकार के। एक होता है वास्तविक इमेज यानी रियल इमेज, और एक होता है आभासी यानी वर्चुअल इमेज। बात समझ में आ रही? तो वास्तविक तब होता है जब रे रियल में टकराती है, सब लिखना है आपको। और आभासी कब होता है? जब रे टकराती हुई प्रतीत होती है, टकराती हुई प्रतीत होती हैं तो हम कहेंगे वो वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, आभासी है, वर्चुअल है यानी आभासी है। कैसी इमेज है? आभासी इमेज है। बात समझ में आ रही है? और अगर टकराती हुई दिख रही हैं, टकरा रही हैं वास्तव में, तो उसे हम लोग वास्तविक इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक इमेज। समझ में आ रहा है? तो इसमें इमेज कैसे बन रही है मित्रों? इसमें हम कहेंगे इमेज आभासी है, क्योंकि वास्तव में टकरा नहीं है। इतना समझ में आ रहा है? बोलो ये कहानी समझ में आ रही है आपको? अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये दूरी और इसमें क्या रिलेशन है, उस पर थोड़ा सा बात करके अपने वीडियोस को यहीं तक रखते हैं आज। मिटा दें? मिटा दें? चलो फिर मिटा दो। अब इसको फिर से बनाएंगे हम लोग।
जाके डिराइव करें ऐसा एक्सप्रेशन ना। मान लो फिर से बनाते हैं, ये हो गया मिरर हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक रे ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई, ऐसे पीछे की तरफ। जब भी हमें एक्चुअल में रे नहीं दिखानी होगी तो हम ऐसे डॉटेड डॉटेड दिखाते हैं, मतलब ये रे जा नहीं रही है, दिख रही जाती है। ऐसे यहाँ से गई तो इस पर अभिलंब खींचा ऐसे, ये आई, ये ऐसे, ठीक, ये आई इज इक्वल टू आर ऐसा खींचना है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे यहाँ तक, तो ये आई। इसको ओ लिख दो, इसको यू लिख दो और इसको वी लिख दो। बोले समझ में आया? अच्छा, अगर इसमें देखें तो ये आई तो ये भी आई। अच्छा, ये आर तो ये और ये संगत कोण है तो ये भी आर। फिर से समझ लो, ये और ये समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, तो यानी ये और ये कोण कैसे कोण है? एकांतर कोण है ना? एकांतर कोण है, तो इसका मतलब ये आई तो ये भी आई होगा। ये और ये पैरेलल रेज है, ये कट कर रही है, तो ये और ये संगत कोण है यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये आर तो ये भी आर। और हम जानते हैं कि आई इज इक्वल टू आर, तो इसको भी आई कह सकते हो, इसको भी आई कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस त्रिभुज में, इसको हम ए कह लें अगर, तो दो त्रिभुज हमारे पास, ए ओ, इसको डी कह लेंगे या बी कह लें, तो ए ओ बी तथा त्रिभुज ए बी आई। दिख रहा है दो त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में tan आई अगर लगाएं, tan आई बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। इस त्रिभुज में tan आर बराबर लंब बटे कर्ण, सॉरी बार बार बोल रहा हूँ, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी, आधार है बी आई, ठीक है। अब क्योंकि आई बराबर है आर के, तो tan आई भी tan आर के बराबर होगा, तो tan आई बराबर होगा tan आई बराबर होगा tan आर के। तो यहाँ पे ए बी बटा ओ बी बराबर है ए बी बटा बी आई के, ए बी कट गया, ओ बी बराबर है बी आई के। ओ बी कितना है? ओ बी है यू और ए बी आई कितना है वी, यानी यू बराबर है वी के। इसका मतलब है यू की और वी दोनों दूरी सेम है लेकिन अपोजिट है, यानी पीछे बन रहा है इमेज। इमेज किधर बन रहा है? इमेज दर्पण के पीछे बनता है। बस अब सिंपल है, हम लोगों ने एक चीज़ सीख लिया, सिंपल कि अगर कोई प्लेन मिरर है तो ऑब्जेक्ट जहाँ होगा इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगा लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे अगर हम कहें ये मिरर है और आप मिरर से 2 मीटर दूर खड़े हो, तो इमेज भी किधर बनेगा? दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर। बोलो समझ में आया? हाँ सर समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा, जितना सिखाया, वो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी ऐसी कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें अभी तक तो नहीं है। तो बाकी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हो। और आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखो। आप अपने भविष्य के साथ और अपने परिवार के साथ खिलवाड़ मत करो, और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ और खुद भी करो और पढ़ते रहो। अपने घर वालों का ख्याल रखो। बाय, बेस्ट ऑफ लक।